हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। और हम लोग कोलॉइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे इन सरफेस केमिस्ट्री, तो उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने कोलॉइड्स का इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के बारे में बताया था और आपको प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में बताया था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। सो यस एवरीवन, कोलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, जैसे इसका हेट्रोजीनियस नेचर, या इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से इसके पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विजिबिलिटी वगैरह सब चीज़ें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम मेजर प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे पहले है कलर। ठीक है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं दे कैन हैव, द कोलॉइडल सॉल्यूशंस कैन हैव डिफरेंट कलर्स। लाइक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ गोल्ड का। गोल्ड की जो सोल है बच्चों, अगर उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन 1 to 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल साइज में होते हैं, तो अगर गोल्ड के पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होगा, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, देन इट विल अपीयर रेड इन कलर। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इट विल टर्न फ्रॉम रेड टू ग्रीन ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ पार्टिकल्स, देन इट विल टर्न वॉयलेट, ब्लू एंड देन फाइनली गोल्ड। ठीक है, तो गोल्डन जो गोल्ड सोल है वो इस तरह से अलग अलग कलर्स जो है वो शो कर सकता है। इसके अलावा इसकी बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो लाइट है वो आप कौन सी लाइट ऑब्जर्व कर रहे हो, किस तरीके से लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइट को मिल्क और वाटर के मिक्सचर के ऊपर डाला जाए, फोकस किया जाए, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व किया जाए तो वो ब्लू कलर की नज़र आएगी। लेकिन वहीं अगर हम उसमें से लाइट को पास करा दें, ट्रांसमिट करा दें, और ट्रांसमिट करने के बाद ऑब्जर्व करते हैं तो वो रेड कलर की नज़र आती है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टी, लाइक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर शोइंग दैट कोलॉइडल सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज कैन शो डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी नाम ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली में इसमें से बेसिकली जो आता है वो है आपका ब्राउनियन मोशन। तो ये इसी नाम से आता है बच्चों, ठीक है ना, ब्राउनियन मोशन। ना व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? इट इज zigzag movement of colloidal particles. Zigzag movement of colloidal particles is known as Brownian motion. Brownian motion का जो कारण है वो कारण ये माना जाता है कि जो आपके सॉल्वेंट के यानी डिस्पर्सिव मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली क्या करते हैं, हिट करते रहते हैं। इसी हिटिंग की वजह से पार्टिकल्स कभी इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, और इस तरीके से एक जिगजैग मोशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज एक्सेप्टेड दैट, ये माना गया है, ये समझा भी जाता है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट के assume that also you can say that the cause is because the DM particles keeps colliding with dispersed phase या colloidal particles and so produce the zigzag motion। एक हर जगह से जो पार्टिकल्स है वो इनको हिट करते रहते हैं और वो पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये जो ब्राउनियन मोशन है, ये ब्राउनियन मोशन का एक सिग्निफिकेंस है, और सिग्निफिकेंस है कि ये जो है कोलॉइड की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। क्योंकि अगर कोलॉइडल पार्टिकल आपके कंटिन्यूसली मोशन में हैं, यानी एक दूसरे को हिट करते जा रहे हैं, तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, और अगर पार्टिकल सेटल डाउन ही नहीं होंगे तो इसका मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। सो इन दिस वे इट सपोर्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ब्राउनियन मोशन वन कैन मेजर, कैलकुलेट एवोगेड्रो नंबर। तो एवोगेड्रो नंबर की कैलकुलेशन भी इसकी हेल्प से की जा सकती है ब्राउनियन मोशन के कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए, और साथ ही साथ जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स की ये स्टेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है।
सो दिस वॉज अबाउट ब्राउनियन मोशन. अब ब्राउनियन मोशन के बाद हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जो मेन चीज़ आपने पढ़नी है बेटा वो है टिंडल इफेक्ट. जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी को ब्राउनियन मोशन के नाम से पढ़ा है, ऐसे ही जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है बेसिकली हम उसको कैसे पढ़ेंगे, एज योर टिंडल इफेक्ट. ठीक है, तो हमें मेनली टिंडल इफेक्ट पढ़ना है. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स. जो स्काई का जो कलर है वो हमें ब्लू अपीयर होता है, ब्लू कलर का नज़र आता है, या जो कॉमेट्स वगैरह हैं उनके पीछे जो टेल नज़र आती है, ऐसे बोलते हैं ना, कॉमेट्स के साथ टेल चलती है, उनके पीछे एक पुच्छल तारा भी जिसको हिंदी में बोला जाता है. तो वो जो चीज़ें हैं बेटा ये सारी एक्चुअली में क्या है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ऐसा नज़र आता है. जो आपका स्काई है उसका एक्चुअल में कलर नहीं है. अगर स्पेस देखते हैं व्हेन देयर इज़ लाइक नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो पूरा जो स्काई है वो ब्लैक नज़र आता है. ठीक है, लेकिन हमें अर्थ पे रहने के वजह से अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं बेसिकली, जो वो सन से आने वाली रेज हैं उनको स्कैटर करते हैं, और उस स्कैटरिंग की वजह से ही द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर. ठीक है, तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल है इसी को ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है. एक और इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी अंधेरे कमरे में और जैसे धूल मिट्टी जो होती है, अगर वहाँ पर कहीं किसी छोटे से छेद से जब सन की रेज आती हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो आपको उस रोशनी में कुछ पार्टिकल्स चलते हुए से नज़र आते हैं. देखा होगा आप सबने, है ना. तो वो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट आपको नज़र आ रही है, या वो पार्टिकल्स जो नज़र आ रहे हैं, ये भी किस वजह से आप उन पार्टिकल्स को देख पा रहे हो, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट विच इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट. तो जो टिंडल इफेक्ट है वो टिंडल इफेक्ट को कहीं पर भी होने के लिए, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल होने के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट आर, फर्स्टली कि जो आपका पार्टिकल का साइज़ है, यानी कोलॉइडल पार्टिकल के जो जिन भी पार्टिकल जो स्कैटर कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल्स का साइज़ है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. जो लाइट रेज की हम बात कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ और जो पार्टिकल्स का डायमीटर है ना वो लगभग सिमिलर से रेंज में होना चाहिए. इसीलिए टिंडल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए होता है. जो बच्चों हमारे पास विजिबल लाइट आती है ना वो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होती है, और यही साइज़ जो है ये हमारा फिजिबल है, कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए भी बिल्कुल ठीक है. तो क्योंकि इनके साइज सिमिलर हैं इसलिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आपका टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है. अच्छा जी, दूसरी बात, देयर मस्ट बी large difference in the refractive index of dp एंड dm. जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए. बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने से क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा तो एक आपका मीडियम, एक चीज़ आपकी जैसे डीपी की बात कर रहे हैं तो वो अगर सपोज रेयर की तरह काम करे तो डीएम आपका डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा. तो रेयर और डेंसर मीडियम वाली बात होगी ना, तो जब लाइट आके टकराएगी तो लाइट टकराने के बाद अपना पाथ अकॉर्डिंगली चेंज करती रहेगी, और जितना ज़्यादा चेंज करेगी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाएगी. तो इन दिस वे दीज आर द टू कंडीशन. थोड़ा इसमें फिजिक्स का पार्ट आ गया है, केमिस्ट्री के इससे बाहर निकल के, बट आई होप यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, और आई होप कि मेरी आपको बताई हुई जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही हैं. ठीक है ना. तो ये आपकी दो कंडीशंस हैं टिंडल इफेक्ट की. और बच्चों टिंडल इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, इसी के बेस पे बनाया गया है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. अब मैं माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा कुछ आपको बता दूं. माइक्रोस्कोप बच्चों 3 तरह के होते हैं. एक होता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो जनरली हमारे बायो लैब्स में यूज़ होता है, ठीक है ना. अच्छा, इसके अलावा एक उससे बेटर क्वालिटी का माइक्रोस्कोप होता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है,
और एक इससे भी अच्छा माइक्रोस्कोप होता है, अच्छे लेवल का माइक्रोस्कोप होता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो खैर ये सब अलग अलग पार्टिकल साइज को दिखाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इनको देख सकते हो, लेकिन अगर इनसे छोटी चीज़ों को देखना है तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। और उससे भी छोटे पार्टिकल्स को, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स को अगर आपको देखना है तो फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। इसमें करते क्या है, इसमें आपका जो लैंप है, जिस सोर्स है, उस सोर्स में से जो लाइट आती है उसको पास कराते हैं अपने सॉल्यूशन में से, जिसको भी आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और इससे बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर जो है वो रखा जाता है माइक्रोस्कोप, आई पीस देखने के लिए। तो जब ऐसा होता है तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब ऐसे रेज आप डाल रहे हो सॉल्यूशन के ऊपर, ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ से आप सोर्स में से लाइट आ रही है, इस लाइट को आपने इसके ऊपर डाला, लेकिन स्कैटरिंग की वजह से ये आपको यहाँ पर नजर आएगा, तो यहाँ पर लगा दिया जाता है आई पीस। ठीक है, ऑब्जर्वर, तो यहाँ से वो पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस तरीके से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को बनाया गया, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थी अभी तक हमारी 3-4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी है। और मैं फिर से आपको बता दूं, हेट्रोजिनिटी, फिल्टरेबिलिटी, विजिबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी हैव डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन दिस लाइक कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। तो वो प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही, ये सब एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हम 2 पॉइंट्स मेजरली डिस्कस करेंगे बच्चों। जो पहला जो है वो ये कहता है, मेजर मतलब जो मेन थिंग है, मेन पॉइंट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का, वो यही है दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये मेजर आपकी इस प्रॉपर्टी का थीम है, आप ये समझ लो कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये पहली बार सोचने वाली बात है कि चार्ज आया कहाँ से। तो बहुत सारे इसके लिए एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। ठीक है, कि चार्ज कहाँ से आया होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि भाई जब इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से गोल्ड जैसे या किसी मेटल का सोल बनाया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जो आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं। तो मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, क्या क्या था, हम रीजंस ढूंढ रहे थे, है ना। ओरिजिन ऑफ चार्ज, कहाँ से आया चार्ज, बहुत सारे बताए मैंने आपको, जिसमें से पहला क्या था, एक तो हो सकता है जी एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ठीक है, मेटल के सोल्स में इस तरीके से चार्ज आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ गया। फ्रिक्शन कहाँ से, फ्रिक्शन किसके बीच में हुआ, डीपी और डीएम के बीच में, बिटवीन डीपी एंड डीएम। पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ घिसते रहेंगे, ऐसे ऐसे आपस में रगड़ खाएंगे, तो जब पार्टिकल ऐसे ऐसे रबिंग करेंगे, घिसेंगे एक दूसरे के साथ, फ्रिक्शन करेंगे, तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज अपीयर हो सकता है। और जो इसकी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है ओरिजिन ऑफ चार्ज की, वो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। देखिए कैसे, जैसे सपोज हमने ये पेप्टाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। पेप्टाइजेशन मेथड में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपके फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स हैं उनको कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग सुटेबल केमिकल। तो जैसे हमने सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बना लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। ठीक है, इन पीपीटी के अंदर अगर हमने KI का सॉल्यूशन डाल दिया तो KI से क्या बनेगा, K पॉजिटिव बनेगा और I नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से इसकी किसके लिए टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी है I नेगेटिव के लिए। तो ये क्या करेगा, ये जो सिल्वर आयोडाइड के छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल्स तो बन जाएंगे, लेकिन उनके आसपास
आई नेगेटिव उनकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते थे कि जब सिल्वर आयोडाइड आपने बनाया, उसके पीपीटी जब आपने लिए, उसमें अगर KI की बजाय सपोज AgNO3 डाल देते, और ज़्यादा एक्स्ट्रा बनने के बाद और डाल देते सिल्वर नाइट्रेट, फिर क्या होता? फिर AgNO3 डालते तो यहाँ से 2 प्रेसिपिटेट बनते, Ag पॉजिटिव और पार्टिकल्स बनते, आयंस बनते, NO3 नेगेटिव। दोनों में से किसको अट्रैक्ट करता? Ag पॉजिटिव को। तो फिर क्या बन जाता? फिर से बन जाता कोलॉइडल सोल्यूशन, लेकिन अब की बार चार्ज कौन सा आता? पॉजिटिव चार्ज आता। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अंडरस्टूड? सो दिस एक्चुअली कंसिडर्ड इन द टर्म्स ऑफ पेप्टाइजेशन। ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट ब्रेडिग्स-आर्क मेथड के लिए है, और ये जनरल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। भाई फ्रिक्शन तो कहीं भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी कोलॉइडल सोल्यूशन में हो सकती है। सो इन दिस वे इट इज सेड दैट चार्ज इनमें से किसी भी रीजन की वजह से कोलॉइडल पार्टिकल्स पे होगा, बट होगा जरूर, ठीक है। तो अब जो है इन्हीं के बेसिस पे 2 तरह के कोलॉइड्स और मिल गए, एक जिनको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज कौन से? जिसमें डीपी पार्टिकल्स पे, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिवली कौन से? जब डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज हो। एक बात और, ओवरऑल तो कोलॉइडल क्या है? न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो DM के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसमें DM के पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, अब ये तो कहोगे मैम ये तो ऐसी डेफिनेशन आपने बता दी है कि जिसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। नहीं बेटा, सेंस बनता है, ये आपका मेन पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और घुमा के पूछने वाला कोई होगा तो वो DM के लिए भी पूछ लेगा। सो लेट मी गिव यू नाउ सम एग्जाम्पल्स। मेटल के सोल्स हैं, जितने भी मेटल के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोई भी आप मेटेलिक पार्टिकल्स के सोल बनाओगे सब नेगेटिव। वहाँ पर दूसरी तरफ जो आपके नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल के अगर हम सोल्स बनाते हैं तो वो सारे कैसे बन जाते हैं? वो सारे हो जाएंगे आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेटल सोल के अलावा जो मेटल के सल्फाइड्स हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, ठीक है, तो मैं इसको जनरल लिख देती हूँ, सल्फाइड लिख देती हूँ, सल्फाइड्स। इधर क्या हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे बच्चों ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के ही ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इनके जो बनेंगे सोल वो बनेंगे आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टार्च, ठीक है, या फिर आ जाएगा आपका जेलेटिन, क्ले, ये सब क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। और वहीं हीमोग्लोबिन, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है, ठीक है। आ गया समझ में? अच्छा जी, एसिडिक डाइज, जो डाइज होती है ना वो आपके कोलॉइड्स होते हैं, तो एसिडिक डाइज नेगेटिवली चार्ज हैं, और वहीं बेसिक डाइज जो हैं वो हैं आपकी पॉजिटिवली चार्ज। इनका नेचर है बेटा, कुछ होते हैं जैसे कॉन्गो रेड के नाम से है एक डाई, वो आपकी एसिडिक इन नेचर है, और वहीं मिथाइलिन ब्लू, प्रूशियन ब्लू नाम है ये केमिकल्स के, जो ब्लू कलर, अलग अलग तरह का ब्लू कलर है इनका, और डाइज की तरह से इनको यूज़ किया जाता है। सो दे आर बेसिक इन नेचर। तो इन्हीं के बेसिस पे ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ओनली, ओके। तो अब जो है ये आपके कोलॉइडल पार्टिकल की मेजर प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें में क्या होगी? सबसे इम्पॉर्टेंट है ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड को ये भी सपोर्ट करता है। कैसे भाई? अगर जो सिमिलर पार्टिकल जो DM के DP के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर अगर सपोज नेगेटिव चार्ज है तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, ये एक दूसरे से हमेशा रिपल्शन करेंगे, और जब ये एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे तो फिर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, तो सेटल नहीं होंगे, और सेटल नहीं होंगे तो कोलॉइड्स हो जाएगा आपका ये स्टेबल, ठीक है। आ गया समझ में? तो इट सपोर्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। अच्छा जी, इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस, या जिसे हम कैटाफोरेसिस भी कहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रो
ऑस्मोसिस, ये सारे जो फिनोमिना हैं ये भी इसी वजह से होते हैं। अंडरस्टूड। अच्छा, इसको प्रोसीड करने से पहले, इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगी। देखिए बच्चों, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, Ag पॉजिटिव इसकी सरफेस पे आ गए, ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं ये कहाँ हैं? ये बाहर रखे हैं। ये क्या करेंगे? ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों दो लेयर्स बनती हैं। एक लेयर जो एक तरीके से फिक्स हो चुकी है, ये जो सरफेस के ऊपर आ गए हैं पार्टिकल्स वो फिक्स हो गए हैं, और जो दूसरे पार्टिकल्स है वो इनकी तरफ बह रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर भी होगा। सपोज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अगर फिक्स हो गए हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल्स इनकी तरफ बहेंगे, मूव करेंगे। तो ये जो बच्चों, ये जो लेयर्स हैं इनको डबल लेयर्स कहा जाता है। कौन सी लेयर? डबल हेल्महोल्ट्ज़ लेयर, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ लेयर, डबल हेल्महोल्ट्ज़ लेयर, जिसमें से एक लेयर कौन सी है? फिक्स है, दूसरी लेयर क्या है? डिफ्यूज लेयर है या मूविंग लेयर है। इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? डबल हेल्महोल्ट्ज़ लेयर। तो अब एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक पॉजिटिव, या फिक्स अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव बह रहा है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं जीटा पोटेंशियल। नई टर्म आ गई है, याद रखने वाली टर्म आ गई है बच्चों, जीटा पोटेंशियल। तो जीटा पोटेंशियल बताती हूँ मैं क्या चीज़ है। What is zeta potential? Also called as electrokinetic potential. This is very very important term everyone. Please focus. ध्यान दीजिएगा सभी आप लोग. It is the potential difference between fixed layer and diffused layer. ठीक है, आ गया समझ में? जो हमने यहाँ पर बताई कि जब चार्ज एब्जॉर्ब होता है सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आ जाता है। इनमें से एक लेयर हमारी फिक्स लेयर की तरह बिहेव करती है, दूसरी डिफ्यूज की तरह बिहेव करती है, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहलाता है जीटा पोटेंशियल। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विद दीज प्रोसेसेस एंड सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। थैंक यू एवरीवन।